क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुमको धोखा दिया है और प्यार का नाटक करके तुम्हारा बलात्कार किया है? वीरेन की इस बात पर नमिता सिर्फ सिर झुकाए बैठी रही। उसकी आंखों में बहुत कुछ उमड़ आया था जिसे रोकने की कोशिश नाकाम हो रही थी। नमिता के मौन की चुभन को अब वीरेन महसूस कर सकता था। उन दोनों के बीच अब 2 कॉफी के मग आ चुके थे जिन्हें होठों से लगाना या न लगाना महज एक बहाना सा लग रहा था एक दूसरे के साथ कुछ समय और गुजारने का। तो इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ मुझे ही दोषी मानती हो, पर मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। हमारे बीच जो भी हुआ वो 2 दिलों का प्यार था और जवान होते शरीरों की जरूरत, और फिर संबंध बनाने से कभी तुमने भी तो मना नहीं किया। वीरेन की इस बात ने नमिता को चोट पहुंची थी। तिलमिलाहट की रेखा नमिता के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, पर अचानक से एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट नमिता के होठों पर फैल गई। उस समय तुम 20 साल के रहे होंगे और मैं 16 साल की थी। उम्र के प्रेम में जोश तो बहुत होता है, पर परिपक्वता कम होती है, और किए प्रेम की परिणति क्या होगी यह अक्सर पता नहीं होता। वैसे सभी मर्द कितने स्वार्थी होते हैं, दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और कुछ इस तरह से कि कहीं उनका दामन दागदार न हो जाए। मतलब क्या है तुम्हारा? वीरेन ने पूछा। आज से 16 साल पहले तुमने प्रेम की आड़ लेकर मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाए, उसका परिणाम मैं आज तक भुगत ही तो रही हूँ। थोड़ा साफ साफ कहो। वीरेन भी चीहू कहने लगा था। बस यही कि मेरे बच्चा ठहर जाने की बात माँ को जल्द ही पता चल गई थी। वे तुरंत ही मेरा बच्चा अस्पताल लेकर गई, पर डॉक्टर ने कहा कि समय अधिक हो गया, इसलिए बच्चा गिरवाने में मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आंसू नमिता की आंखों से टपक गए थे। हालांकि पापा तो यही चाहते थे कि मुझे मर ही जाने दिया जाए। कम से कम मेरा चरित्र और उनकी इज्जत दोनों नीलाम होने से तो बच जाएंगे। लेकिन माँ मुझे लेकर मेरठ से दिल्ली चली आई और बाकी का समय हमने उस अनजान शहर में एक फ्लैट में बिताया था, जब तक कि मैंने एक लड़की को जन्म नहीं दे दिया। कहकर नमिता चुप हो गई। उसने बोलना बंद किया। कोई बात नहीं नमिता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब मैं अपनी बेटी को अपनाने को तैयार हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं पता। पैदा होते ही उसे मेरे भाई किसी अनाथालय में छोड़ आया था, नमिता ने बताया। पर क्यों? मेरी बेटी को एक अनाथालय में छोड़ आने का क्या मतलब था? तो फिर एक नाजायज औलाद को कौन पालता? और फिर हम लोगों से क्या कहते कि हमारे किराएदार ने ही हमारे साथ धोखा किया। पर मैंने कोई धोखा नहीं किया नमिता। एक लड़की के शरीर से खिलवाड़ करना और फिर जब वह पेट से हो जाए तो उसको बिना सहारा दिए छोड़कर भाग जाना धोखा नहीं तो और क्या कहलाता है वीरेन? देखो, जहाँ से तुम देख रही हो वह तस्वीर का सिर्फ एक पक्ष है, बल्कि दूसरा पक्ष यह भी है कि तुम्हारे भाई और पापा मेरे कमरे में आए और मुझे बहुत मारा, मेरा सब सामान बिखेर दिया, और मुझे लगा कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तब मैं तुम्हारा मकान छोड़कर वहां से भाग गया। यकीन मानो, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के द्वारा हर तरीके से तुम्हारा पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चल सका। हाँ वीरेन, पता चलता भी कैसे? पापा ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। मैं तो आत्महत्या ही कर लेती, पर माँ के सहयोग से ही मैं दूसरी जगह रहकर पढ़ाई कर पाई और आज अपनी मेहनत से तुम्हारी बोझ बनकर तुम्हारे सामने बैठी हूँ। नमिता के शब्द वीरेन को चुप तो गए थे, पर मैंने प्रत्युत्तर देना सही नहीं समझा। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी शादी, बीवी, बच्चे सब ठीक तो होंगे ना? नमिता के स्वर में कुछ व्यंग सा था, इसलिए अब वीरेन को जवाब देना जरूरी लगा। नहीं नमिता, तुम स्त्रियों के मन के अलावा हम पुरुषों के मन में भी भाव रहते हैं। हम लोगों को भी सही गलत, ग्लानि और प्रायश्चित जैसे शब्दों का मतलब पता होता है। तुम्हारे घर से निकाले जाने के बाद मैं पढ़ाई पूरी करके राजस्थान चला गया। वहां मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। मेरे मन में भी अपराध बोध था, जिसके कारण मैंने आजीवन कुंवारा रहने का प्रण लिया। मेरे कुंवारे शब्द के प्रयोग पर नमिता की पलकें उठी और मेरे चेहरे पर जम गई। मेरा मतलब है अविवाहित। मैं अब भी अविवाहित हूँ। और मैं भी, नमिता ने कहा। उन दोनों की बातों का सफर लंबा होता देख वीरेन ने और 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। पर मेरी बेटी अनाथालय में है, यह बात मेरे पूरे व्यक्तित्व को ही कचोट डाल रही है। मैं अपनी बेटी से मिलने के बाद उसे अपने साथ ही रखूंगा। मैं उसे अपना नाम दूंगा। पर कहाँ ढूंढोगे उसे? अपने भाई का मोबाइल नंबर दो मुझे, मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरी बेटी को किस अनाथालय में दिया है। वीरेन ने कहा। वैसे इस सवाल का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि
इस बात का जवाब देने के लिए मेरा भाई अब इस दुनिया में ही नहीं है। एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ओ आई एम सॉरी। मेरे चेहरे पर दुख और हताशा के भाव उभर आए। हम शायद अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं नमिता, भला जो भूल हमने की है उसका खामियाजा हमारी बेटी क्यों भुगते। मैं अपनी बेटी को कैसे भी खोज निकालूंगा। मैं भी इस खोज में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। नमिता का साथ मिल जाने से वीरेन का मन खुशी से झूम उठा। शायद ये उन दोनों की गलती का प्रायश्चित करने का एक तरीका था। अपनी नाजायज बेटी को ढूंढने के लिए वीरेन ने जो प्लान बनाया उसके अनुसार उन्हें दिल्ली जाना था और उस अस्पताल में पहुंचना था जहां नमिता ने बेटी को जन्म दिया था। वीरेन के हिसाब से उस अस्पताल के सबसे निकट वाले अनाथालय में ही नमिता के भाई ने बेटी को दिया होगा। वीरेन की छुट्टी को पास कराने के लिए एप्लीकेशन पर नमिता के ही हस्ताक्षर होने थे, इसलिए छुट्टी मिलने या न मिलने का कोई अंदेशा नहीं था। नमिता को अपने अधिकारी से जरूर परमिशन लेनी थी। वीरेन और नमिता उसकी पर्सनल गाड़ी से ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वीरेन के नथुनों में नमिता के डिओड्रेंट की खुशबू समा गई। नमिता के बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। निश्चित रूप से समय बीतने के साथ नमिता के रूप में और भी निखार आ गया था। नमिता कितनी सुंदर है। कोई भी पुरुष नमिता को बिना देर किए पसंद कर लेगा। पर वीरेन सोच रहा था अगर जिंदगी में इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं होता तो कितनी सुहानी होती जिंदगी, है ना नमिता। नमिता ने कहा। पर मुझे उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया। नमिता की कार सड़क पर दौड़ रही थी। नमिता अपने साथ एक छोटा सा बैग लाई थी जिसे उसने अपने साथ ही रखा था। नमिता व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रही थी। वीरेन को याद आया कि पहले नमिता अक्सर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता अक्सर गुनगुनाया करती थी, जो बीत गई सो बात गई। वीरेन ने तुरंत ही गूगल के द्वारा उस कविता को सर्च किया और नमिता के व्हाट्सएप पर भेज दिया। नमिता मैसेज देखकर मुस्कुराई और उसे पूरे ध्यान से पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मैंने अपने मोबाइल पर भी नमिता का एक मैसेज देखा, जो कि एक पुरानी फिल्म का गीत था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। उसके द्वारा इस तरह से गंभीर मैसेज भेजने के बाद और कोई मैसेज भेजने की वीरेन की हिम्मत ही नहीं हुई। नमिता खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर अंधेरे के अलावा सिर्फ बहुमंजिला इमारतों की जगमगाहट ही दिखती थी। हालांकि ऐसी ओन था, फिर भी पसीने की चमक में नीमा के माथे पर देख सकता था। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्या? वीरेन ने पूछ ही लिया। नहीं, दरअसल इससे पहले जब तुम साथ में थे तो उसके बाद मेरे जीवन में एक भूचाल आया था और अब फिर से मैं तुमसे मिल रही हूँ। ऊपर वाला ही जाने कि अब क्या होगा। नमिता के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट थी। नमिता को अच्छी तरह पता था कि पीला कलर वीरेन को बहुत पसंद है और आज उसने पीली कलर की साड़ी पहनी थी। बीच बीच में वीरेन की नजर अपने आप नमिता के चेहरे पर चली जाती थी। मेरी वजह से नमिता कितना परेशान रही होगी और न जाने कैसे उसने अपने माँ बाप के अत्याचारों को, तानों को सहा होगा। यह सोचकर वीरेन को गहरा अफसोस हो रहा था। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। बाहर ढाबों और रेस्टोरेंट की कतार देखकर वीरेन ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं। वीरेन ने अपने लिए दाल फ्राई और चपाती मंगाई, जबकि नमिता ने सिर्फ सलाद ऑर्डर किया और धीरे धीरे खाने लगी। वापस कार में बैठते ही नमिता ने कानों में हेडफोन लगा लिया था और कोई संगीत सुनने लगी। वीरेन समझ गया कि नमिता अब और ज्यादा बातें नहीं करना चाहती है, लिहाजा वीरेन भी अपने मोबाइल पर उंगलियों को सरकाने लगा। कार सड़क पर मानो फिसल रही थी। बाहर रात गहरा रही थी। शहर पीछे छूटते जा रहे थे और नमिता का सिर वीरेन के कंधे पर आ गया था। उसे नींद आ गई थी। उसका मासूम सा चेहरा नींद में कितना खूबसूरत लग रहा था। नमिता का वीरेन के कंधे पर सिर रख लेना उसके लिए सुखद एहसास से कम नहीं था। कुछ देर बाद ही नमिता जाग गई थी। वीरेन ने भी अपने उड़ते विचारों को थाम लिया था। वे दिल्ली पहुंच गए थे और वे वहां से कैब लेकर नमिता के फ्लैट की तरफ चल दिए। अमन चैन अपार्टमेंट में ही नमिता आकर रुकी थी और वहीं से कुछ ही दूरी पर एक नर्सिंग होम था जहां पर नमिता ने बेटी को जन्म दिया था। यहां पहुंचकर उन्हें सबसे पास का अनाथालय ढूंढना था, जिसके लिए वीरेन ने तकनीक की मदद ली और गूगल मैप की सहायता से उसे अनाथालय ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अनाथालय में जाकर वहां के मैनेजर से मुलाकात की। जी कहिए, आप कितना डोनेशन देने आए हैं सर? गंजे सिर वाले मैनेजर ने पूछा। डोनेशन? हम तो एक बच्चे को ढूंढने आए हैं जिसे आज से 15 साल पहले आपके ही अनाथालय में कोई आकर दे गया था।
मैनेजर ने आंखें सिकोड़ी, मानो वो बिना बताए ही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अरे साहब, कोई जरूरी नहीं कि वह बच्चा अब भी यहाँ हो या उसे कोई आकर गोद ले गया हो। इतने साल पुरानी बात आप आज क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, पर अब पुराने रिकॉर्ड भी इधर उधर हो गए हैं, और फिर हम किसी अजनबी को अपनी कोई जानकारी भला दे भी क्यों? मैनेजर ने अपनी हथेली खुजाते हुए कहा। नमिता अपने बच्चे को देखने के लिए अधीर हो रही थी। उसने अपने पर्स से 100 के नोट की एक गड्डी निकाली और मैनेजर की ओर बढ़ाई। जी, ये लीजिए डोनेशन, और इसकी रसीद भी हमें आप मत दीजिए, उसे आप ही रख लीजिए। बस आज के 15 साल पहले 10 अगस्त को एक लड़की को कोई आपके यहाँ दे गया था। आप हमें उस बच्ची से मिलवा दीजिए, हम उसे गोद लेना चाहते हैं। नोटों की गड्डी को जेब के हवाले करते हुए मैनेजर ने अपना सिर रजिस्टर में झुका लिया और कुछ ढूंढने का उपक्रम करने लगा। जी, आप जिस बच्ची की बात कर रहे हैं वह कहाँ है, देखता हूँ। कुछ देर बाद मैनेजर ने उन लोगों को बताया कि 10 अगस्त के दिन एक लड़की को कोई छोड़ तो गया था, पर अब वह लड़की उनके अनाथालय में नहीं है। तो कहाँ है मेरी बेटी? किसी अनिष्ट की आशंका से डर गई थी नमिता। जी, घबराइए नहीं, आपकी बेटी जहाँ भी है सुरक्षित है। आपकी बेटी को कोई निसंतान दंपत्ति आकर गोद ले गए थे। कौन दंपत्ति, कहाँ है वो? आप हमें उनका पता दीजिए, हम अपनी बेटी उनसे जाकर मांग लेंगे, वीरेन ने कहा। जी नहीं सर, उस दंपत्ति ने पूरी कानूनी कार्यवाही करके उस बच्ची को गोद लिया है। अब कोई भी उनसे बच्ची को छीन नहीं सकता है, मैनेजर ने कहा। पर आप हमें बता तो सकते हैं ना कि किसने उसे गोद लिया है? हम एक बार अपनी बेटी से मिल तो लें। नमिता परेशान हो उठी थी। मैं चाहकर भी उन लोगों की पहचान आपको नहीं बता सकता हूँ, ये हमारे नियमों के खिलाफ है, मैनेजर ने कहा। अब बारी वीरेन की थी। उसने भी मैनेजर को पैसे पकड़ाए तो कुछ ही देर में उसने उस दंपत्ति का पूरा पता एक कागज पर लिखकर मेरी ओर बढ़ा दिया। बरेली के सिविल लाइन में रहने वाले मिस्टर राजीव माथुर का पता था। अब हमें वापस चलना चाहिए, वीरेन ने नमिता से कहा। नहीं, मैं अपनी बेटी से जरूर मिलूंगी और अपने साथ लेकर ही आऊंगी, नमिता ने कहा। तो वह उसके चेहरे पर कठोरता का भाव साफ देख सकता था। वीरेन के समझाने पर भी नमिता नहीं मानी, तो वे बरेली की तरफ चल दिए और वहां पहुंचकर दिए गए पते को खोजते हुए राजीव माथुर के घर के सामने खड़े हुए थे। वह एक सामान्य परिवार था। उनका घर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। राजीव माथुर के घर की घंटी बजाई तो उनके नौकर ने दरवाजा खोला। सामने ही मिस्टर माथुर थे। मिस्टर माथुर की उम्र कोई 70 साल के आसपास होगी, पर उन्हें व्हीलचेयर पर बैठा देख वीरेन को एक झटका सा जरूर लगा। मिस्टर माथुर के साथ ही उनकी पत्नी भी खड़ी थी। उन दोनों को देखकर नमिता और वीरेन के चेहरे पर कई प्रश्न चिन्ह आए, पर फिर भी उन्होंने एक महिला को देखकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और अपने नौकर को 2 कप चाय बनाने को कहा। जी, दरअसल हम लोग दिल्ली से आए हैं, और आप लोग जिस अनाथालय से एक लड़की को गोद लेकर आए थे, वो दरअसल में हमारी बेटी है। नमिता ने एक ही सांस में मानो सब कुछ कह डाला था, और बाकी का अनकहा मिस्टर माथुर बखूबी समझ गए थे। तो आज इतने सालों के बाद माँ बाप का प्यार जाग ही उठा है। अब आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि आपने कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद ही हमारी बेटी को गोद लिया है, पर फिर भी वह आगे कुछ कह न पाया, तो मिस्टर माथुर ने वीरेन की मदद की। पर फिर भी क्या? बेहिचक कहिए, दरअसल हम हमारी बेटी को वापस चाहते हैं। वीरेन भी हिम्मत करके अपनी बात कह गया था। कुछ देर चुप रहने के बाद मिस्टर माथुर ने बोलना शुरू किया। देखिए, यह तो संभव नहीं है। आज का युवा मजे करता है, जब फिर बच्चे पैदा होते हैं फिर अनाथालय में छोड़ देता है, और फिर एक दिन अचानक उनका प्यार जाग पड़ता है और वे औलाद को ढूंढने चल पड़ते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही अनाथालयों में बच्चों की भीड़ लगी रहती है, और कई नवजात बच्चे कूड़े के ढेर में पड़े हुए मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों अब भी अविवाहित हैं। मिस्टर माथुर का पारा बढ़ने लगा था। उनकी अनुभवशाली आंखें काफी कुछ समझ गई थी। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर मिस्टर माथुर ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, खैर जो भी हो, अब वह हमारी बेटी है और वह हमारे ही पास रहेगी। अगर आप चाय पीने में दिलचस्पी रखते हो तो पी सकते हैं, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। कुछ कहते न बना वीरेन और नमिता से। वे दोनों अपना सा मुंह लेकर मिस्टर माथुर के घर से निकल आए। माथुर दंपत्ति ने जब अनाथालय से बच्ची को गोद लिया था तब उनकी उम्र 55 साल के आसपास थी। एक बच्ची को गोद लेने की सबसे बड़ी वजह थी कि मिस्टर माथुर के
भतीजे की नज़र उनकी संपत्ति पर थी और माथुर दंपत्ति के निसंतान होने के नाते उनके भतीजे उनकी दौलत को जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना चाहते थे। मिस्टर माथुर ने बच्ची को गोद लेने के बाद उसका नाम सिया रखा और उसे खूब प्यार दुलार दिया। उन्होंने सिया के थोड़ा समझदार होते ही उसे ये बात बता दी थी कि सिया की असली माँ बाप वे नहीं हैं बल्कि कोई और हैं और वे लोग उसे अनाथालय से लाए हैं। इस बात को सिया ने बहुत ही सहजता से लिया और वह माथुर दंपत्ति से ही अपने असली माँ बाप की तरह प्यार करती रही। आज माथुर दंपत्ति के इस प्रकार के रूखे व्यवहार से नमिता पूरी तरह टूट गई थी। वह होटल में आकर फूट फूट कर रोने लगी। वीरेन ने उसे हिम्मत दी, तुम परेशान मत हो नमिता, मैं माथुर साहब से एक बार और मिलकर उनसे प्रार्थना करूंगा, उनके सामने अपनी झोली फैलाऊंगा। हो सकता है कि उन्हें दया आ जाए और वे हमारी बेटी से हमें मिलने दे, वीरेन ने कहा। अगले दिन वीरेन एक बार फिर मिस्टर माथुर के सामने खड़े थे। उसे देखते ही मिस्टर माथुर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोले, अरे भाई क्यों बार बार चले आते हो मैं डिस्टर्ब करने? क्या कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? हम तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलवाना चाहते, अब जाओ यहाँ से। एक बार फिर वीरेन अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया था। वीरेन को बार बार सिया से मिलने के लिए परेशान और मिस्टर माथुर के रूखे व्यवहार को देखकर मिस्टर माथुर की पत्नी ने उनसे कहा, आप उन लोगों को सिया से मिलवा क्यों नहीं देते? आज को तुम बेटी को मिलाने को कह रही हो, कल को उसे उन लोगों के साथ जाने को कहोगी और क्या पता कि ये लोग भला उसके असली माँ बाप हैं भी या नहीं। मिस्टर माथुर ने अपनी पत्नी से कहा, वैसे अपनी सिया की शकल उस युवक से काफी हद तक मिलती तो है। मिसेज माथुर ने कहा तो मिस्टर माथुर ने भी अपनी आंखें कुछ इस अंदाज से सिकोड़ी जैसे वे वीरेन और सिया की शक्लें मिलाने का प्रयास कर रहे हों और कुछ देर बाद वे भी मिसेज माथुर की बात से संतुष्ट ही दिखे। अब यहाँ रुके रहने से क्या फायदा वीरेन, हमने जो गलत काम किया है उसकी सजा हमें इस रूप में मिल रही है कि हम अपनी बेटी के इतने करीब आकर भी उससे नहीं मिल पाएंगे। नमिता ने दुखी स्वर में कहा, हाँ नमिता, पर एक बार मुझे और कोशिश करने दो, हो सकता है कि उनका मन पसीज जाए। और फिर तुमने ही तो एक बार किसी कवि की चंद पंक्तियां सुनाई थी ना, फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं? जग अभी जीता नहीं है, मैं भी हारा नहीं हूँ, वीरेन ने कहा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, नमिता ने भी दृढ़ता से कहा। एक बार फिर से वीरेन और नमिता माथुर दंपत्ति के सामने बैठे हुए थे। मिस्टर माथुर का लहजा भी अब थोड़ा नरम लग रहा था। तो वीरेन जी, हम आपको आपकी बेटी से मिलने तो देंगे, पर हम ये कैसे मान लें कि आप ही सिया के असली माँ बाप हैं? जी मैं किसी की तरह के टेस्ट के लिए तैयार हूँ। वीरेन का स्वर अचानक से चहक उठा था। तो फिर ठीक है, आप लोग अपना डीएनए टेस्ट करवा लाइए और आज मैं आप लोगों को सिया से मिलवा देता हूँ। मिसेज माथुर अपने साथ सिया को लेकर आई। 15 साल की सिया कितनी भोली लग रही थी, उसके चेहरे पर वीरेन की झलक साफ नजर आ रही थी। नमिता ने दौड़कर सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। वीरेन तो सिर्फ सिया को निहारे ही जा रहा था। उनका इस तरह से अपनी बेटी से मिलना देखकर माथुर दंपत्ति की आंखें भी भर आई थी। कुछ दिनों बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि सिया ही नमिता और वीरेन की बेटी है। देखो, गलती हर एक से होती है, पर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वह गलती नहीं कहलाती। सिया तुम्हारी ही बेटी है, ये तो टेस्ट से साबित हो गया, पर अब कानूनन हम ही उसके माँ बाप हैं और हम अपनी बेटी को अब किसी की गोद नहीं देंगे, तुम लोगों को भी नहीं। पर मैं तुम दोनों से सबसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि तुम दोनों शादी कर लो और आगे का जीवन प्यार से बिताओ। मिस्टर माथुर की ये बात सुनकर नमिता के गालों पर अचानक शर्म की लाली घूम गई थी। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि तुम दोनों अपनी सारी संपत्ति सिया के नाम करो, तभी मुझे लगेगा कि तुम लोगों का अपनी बेटी के प्रति यह प्रेम कहीं क्षणभंगुर तो नहीं, कहीं यह कोई दिखावा तो नहीं है जैसे व्यक्तिगत तौर पर का प्यार होता है। मिस्टर माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर माथुर की किसी भी बात से वीरेन और नमिता को कोई गुरेज नहीं था। वीरेन ने नमिता की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। नमिता खामोश थी, पर उसकी मुस्कुराती हुई खामोशी ने वीरेन को जवाब दे दिया था। माथुर साहब, आपने हमें हमारी बेटी से मिलने की अनुमति देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भले ही हम सिया को दुनिया में लाने का माध्यम बने हैं, पर उसको माँ बाप का प्यार तो आप लोगों ने ही दिया है। सिया आपकी बेटी बनकर ही रहेगी, इसी में हम लोगों की खुशी है, वीरेन ने कहा। और हम लोगों की खुशी तुम दोनों को दुल्हा दुल्हन के रूप में देखने की है। अब जल्दी करो शादी तुम लोग,
मिसेज माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। नमिता और वीरेन दोनों ने एक मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी कर ली। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। सिया अपने वीडियो कैमरे से वीरेन और नमिता को शूट कर रही थी, जो उसके जैविक माता पिता थे। वीरेन और नमिता ने आगे बढ़कर माथुर दंपत्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माथुर साहब, आपने मेरी इतनी बात मानी, इसके लिए आपका शुक्रिया। पर मैं अब एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आप दोनों और सिया हमारे साथ शिमला चलें, जहाँ हम सब मानसिक रूप से रिलैक्स कर सकें। वीरेन ने कहा। अरे भाई, शिमला तो लोग हनीमून मनाने जाते हैं, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं। हंसते हुए मिस्टर माथुर ने कहा। माथुर साहब, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, और फिर हम भी हनीमून ही तो मनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग हमारे साथ होंगे और हमारी बेटी सिया भी हमारे साथ होगी। होगा ना यह एक अनोखा हनीमून? माथुर दंपत्ति ने मुस्कुराकर हामी भर ली। कुछ दिनों बाद माथुर दंपत्ति, सिया और नमिता और वीरेन शिमला में अपना अनोखा हनीमून मना रहे थे और सिया अपने वीडियो कैमरे में नज़ारे कैद कर रही थी।